चलिए देखिए कि 10th में जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला जो कार्बनिक रसायन से जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ये आपको लिखा गया है। इससे अवश्य ही हर साल एग्जाम में कुछ ना कुछ जो है कि इससे प्रश्न देता है। तो हम लोग चलिए इस पर कुछ विचार करेंगे कि जीव शक्ति के सिद्धांत क्या है, जीव शक्ति के सिद्धांत का अंत कैसे हुआ, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्या है। ये 3 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम संजय सर, ये जो है कि आप लोग चैनल जो सोनू सू ट्यूटोरियल जो देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिएगा। तो ये देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं जो केमिस्ट्री जो होता है ये आपका 2 टाइप का होता है, ठीक है ना। एक तो हम लोग पढ़ते हैं क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये आपका जो है ये जितने भी टॉपिक हम लोग लिखे हुए हैं ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो देखिए कि जो ऑर्गेनिक जो आपका वर्ड है ये ऑर्गेनिक वर्ड ऑर्गेन से बना हुआ है और ऑर्गेन का अर्थ होता है कि लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब क्या हुआ, सजीव जगत। तो ये हुआ लिविंग थिंग्स, सजीव जगत। इसको लिखेंगे हम लोग कि सजीव जगत। सजीव जगत के मतलब इसमें 2 चीज आएगा। एक तो हो सकता है कि एनिमल भी हो जाएगा, नहीं, और दूसरा में है कि प्लांट को भी हम लोग ले सकते हैं, एनिमल एंड प्लांट्स। तो एनिमल एंड प्लांट्स से जो भी हम लोग को सबस्टांसेज मिलता है, जो पदार्थों को हम लोग प्राप्त करते हैं, तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक पदार्थ कहेंगे, कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। और कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन जिस रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है तब उसको हम लोग जो है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन कहेंगे। तो अब आइए कि नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं क्या कि लिखा हुआ है कि जीव शक्ति का सिद्धांत क्या है। देखिए कि जब हम लोग जान गए कि जो कार्बनिक पदार्थ है ये कार्बनिक पदार्थ सजीव जगत से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। तो देखिए 1815 ईस्वी में एक स्वीडन का रसायन शास्त्री था जिसका नाम था बर्जिलियस। क्या नाम था, जिसका नाम था बर्जिलियस। तो बर्जिलियस ने क्या किया कि सहज कल्पना कर लिया कि 1815 ईस्वी में एक स्वीडन का रसायन शास्त्री जो बर्जिलियस था, तो बर्जिलियस ने सहज कल्पना किया कि कार्बनिक पदार्थों को हम लोग पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, जो है कि जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, यानी कि सजीव जगत से प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि ऐसे पदार्थों को हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। हो सकता है कि उसके मन में कोई फ्रूट्स आ गया हो, जैसे कि आम आ गया हो, एप्पल हो। क्या ये आम और एप्पल को जो है कि हम लोग लैब में बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि बर्जिलियस ने क्या किया कि सहज कल्पना कर लिया, सहज कल्पना के आधार पर बतलाया कि कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। यदि आपसे कोई पूछे कि जीव शक्ति के सिद्धांत को किसने दिया, तो बर्जिलियस ने दिया था। कहाँ के रहने वाला था, ये स्वीडन के रहने वाला था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया, 1815 ईस्वी में किया। यदि प्रश्न में देता है कि जीव शक्ति के सिद्धांत क्या है, तो आपको बताना होगा कि 1815 ईस्वी में स्वीडन के रसायन शास्त्री बर्जिलियस ने सहज कल्पना के आधार पर बता दिया कि कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। क्या बताओगे कि कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। अब देखिए ये जो बर्जिलियस था अपने जमाने के प्रख्यात रसायन शास्त्री था। ये इसको लोग जो है कि रसायन विज्ञान के भगवान लोग समझते थे। सोच रहा था कि नहीं, जो बर्जिलियस ने कह दिया वह बात सत्य है। लेकिन 13 साल के बाद यानी कि 1828 ईस्वी में एक इसी का शिष्य था जिसका नाम था ओहलर। क्या नाम था, ओहलर। ये जर्मन के रहने वाला था, ये जर्मन के रहने वाला था। जब ओहलर को इस बात की जानकारी हुई कि बर्जिलियस स्टेटेड दैट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट प्रिपेयर्ड इन लैब, यानी कि कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, ये बर्जिलियस साहब ने कहे हैं। तो ओहलर ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। कब, 1828 ईस्वी में, 13 साल के बाद।
एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म कर दिया। जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट जो है कि रिएक्शन होता है और रीअरेंजमेंट रिएक्शन से यूरिया बन जाता है। क्या बनेगा? यूरिया बनेगा। जो यूरिया होता है यार, यूरिया आपका ऑर्गेनिक पदार्थ है। तो एक तो यहाँ पर दिखा दिया, बर्जीलियस ने कहा कि कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन 1828 ईस्वी में जर्मन के जो रसायन शास्त्री ओहलर था, इन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट को गर्म करके, जिसको गर्म किया? अमोनियम साइनेट को गर्म किया। और अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया तो यूरिया बना, और ये जो आपका यूरिया है ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ तो एक चीज मिल गया हम लोग का। फिर इसके बाद में क्या, 1844 ईस्वी में जो एक कोल्बे नामक साइंटिस्ट था, क्या नाम था? कोल्बे, जिन्होंने एसिटिक एसिड को बनाया। कौन सा एसिड बनाया? एसिटिक एसिड को बना दिया। यह भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह भी क्या है जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बनिक जो है कि यौगिक है, तो ये हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 1844 के बाद 1856 ईस्वी में एक बर्थेलो नामक साइंटिस्ट था, तो बर्थेलो ने क्या किया कि मीथेन गैस को बना दिया। इस प्रकार जीव शक्ति के सिद्धांत का अंत हुआ। कैसे अंत हुआ? क्योंकि बर्जीलियस ने कहा कि कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन क्या किया ओहलर ने और आपका कोल्बे ने और बर्थेलो ने, क्या इसका नाम था? बर्थेलो ने क्या किया? यहाँ पर जो है यूरिया बनाया, एसिटिक एसिड बनाया, बर्थेलो ने मीथेन गैस बनाया, और इस प्रकार प्रमाणित हो गया कि कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। तो अब बताओ कि बर्जीलियस ने कहा कि कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है कि ओहलर ने क्या किया? यूरिया बना दिया, कोल्बे ने एसिटिक एसिड बनाया, बर्थेलो ने मीथेन गैस को बनाया। इन प्रयोगों से प्रमाणित हो गया कि नहीं, कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। तो अब तो जब बनाकर दिखा दिया तब तो हम लोग इन बातों को मानेंगे। यानी कि बर्जीलियस का सिद्धांत जो है कि गलत था। उन्होंने कहा कि नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? बना दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। आइए कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ, 2 पॉइंट हम लोग का खत्म हुआ। ये देख लिए कि जीव शक्ति के सिद्धांत, यानी कि कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। जीव शक्ति के सिद्धांत का अंत कैसे हुआ? इन्होंने क्या किया कि इसमें जो है कि कार्बनिक पदार्थों को बना करके ये प्रमाणित कर दिया गया कि नहीं, कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, और इस प्रकार जीव शक्ति के सिद्धांत अंत हुआ। अब आइए कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ये समझ लो कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्या है। ये कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण हम लोग बॉन्ड नेचर पर रखते हैं। किस पर? बॉन्ड पर रखेंगे। मेटल और नॉन मेटल में जानता होगा बॉन्ड। ये बॉन्ड आपका 2 प्रकार के होता है। ठीक है, एक तो जो कार्बन का जो प्रॉपर्टीज है ये 2 प्रकार के बॉन्ड बनाता है। एक तो होता है कि क्या ओपन चेन वाला बना लेगा, देख रहे हो इसे ओपन चेन, इसको बोलेंगे हम लोग ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब क्या हुआ? खुली श्रृंखला। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? खुली श्रृंखला। और दूसरा में होता है कि बंद श्रृंखला। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब यहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं कार्बन के द्वारा, तो ये तो चारों तरफ से बंद हो गया। इसको बंद श्रृंखला वाला कहेंगे और इसको खुली श्रृंखला वाला कहेंगे। यानी कि कार्बन 2 प्रकार के बंधन बनाता है। एक हो गया कि खुली श्रृंखला में बंधन बनाएगा, और दूसरा में क्या हुआ? बंद श्रृंखला में बंधन बनाता है। अब रहा सवाल कि जब खुली श्रृंखला में बंधन बनाएगा तो इसका मतलब ये है कि कार्बनिक यौगिक जो होगा ये 2 प्रकार से बनेगा। एक तो वैसा कार्बनिक यौगिक होगा जिसमें कि कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में रहेगा, और दूसरा वैसा होगा जिसमें कि कार्बन परमाणु जो है कि बंद श्रृंखला के निर्माण करता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? तो यहाँ पर हमने डाल दिया कि कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक को हम लोग 2 भागों में बांट दिए। एक तो हो गया क्या कि खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला
श्रृंखला वाला यौगिक, खुली श्रृंखला वाला यौगिक, इसको बोलेंगे हम लोग ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड कहेंगे। ठीक है। और दूसरा में क्या हुआ कि बंद श्रृंखला, इसको क्या बोलेंगे? बंद श्रृंखला। एक हो गया हम लोग का बंद श्रृंखला वाला यौगिक, इसी को हम लोग चक्रीय यौगिक भी कहेंगे। क्या कहेंगे? चक्रीय यौगिक भी कहते हैं इसको, चक्रीय यौगिक। माने दो प्रकार के हुआ, जिसमें देखिएगा कि कार्बन परमाणु इस प्रकार का उसका अरेंजमेंट होगा, ये खुली श्रृंखला वाला यौगिक कहलाएगा। और जब कहता है कि कैसे, जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, इस प्रकार रहेगा तो इसको चक्रीय यौगिक कहेंगे या बंद श्रृंखला वाला यौगिक कहेंगे। दूसरा एग्जांपल में डाल सकते हो कि सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। यहाँ भी देखने से पता चल रहा है इसमें कार्बन परमाणु क्या हुआ, बंद श्रृंखला के रूप में क्या हुआ, अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है। यानी कि कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक हो गया कौन सा? खुली श्रृंखला वाले यौगिक, और दूसरा में हो गया क्या? बंद श्रृंखला वाले यौगिक। तो अब रहा सवाल कि बंद श्रृंखला वाले जो यौगिक होता है इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक हो जाता है कौन सा? इस समचक्रीय यौगिक। क्या बताइएगा? समचक्रीय यौगिक। और इसको बोलेंगे हम लोग विषम चक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। जैसे कि एग्जांपल में देखो तो यहाँ पर सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया कि सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ। आपने क्या देखा? आप कहिएगा कि सर इसमें बंद श्रृंखला का जो निर्माण है यह केवल कार्बन एटम के द्वारा हो रहा है, लेकिन इसमें बंद श्रृंखला का निर्माण इसमें कार्बन के अलावा इसमें ऑक्सीजन मिल गया। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इस समचक्रीय मतलब कि यदि बंद श्रृंखला का निर्माण केवल समान कार्बन परमाणु से हो, यानी केवल कार्बन परमाणु से हो, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम लोग? समचक्रीय यौगिक। क्या कहेंगे इसको? समचक्रीय यौगिक। जिसमें कहता है कि बंद श्रृंखला का निर्माण कार्बन के अलावा यदि ऑक्सीजन होगा या सल्फर होगा या नाइट्रोजन होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग विषम चक्रीय। तो समचक्रीय और विषम चक्रीय। अब चले आओ क्या, इस समचक्रीय भी कंपाउंड जो होगा ये दो प्रकार के होता है। एक होता है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक, हिंदी में भी यही है जी, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरा में होता है एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ध्यान दीजिएगा कि चक्रीय यौगिक दो प्रकार के, समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय में बंद श्रृंखला के निर्माण केवल कार्बन परमाणु से होता है, उसे समचक्रीय कहेंगे। और जब बंद श्रृंखला के निर्माण कार्बन के अलावा ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, माने उसमें कुछ डिफरेंट टाइप का आइटम रहेगा, तब उसको विषम चक्रीय कहेंगे। समचक्रीय दो प्रकार के, एक हुआ एलिसाइक्लिक और दूसरा में हुआ एरोमेटिक। अब सवाल की एलिसाइक्लिक क्या है? एलिसाइक्लिक में दो वर्ड है, एक हो गया एली, दूसरा में हुआ साइक्लिक। एली जो शब्द है यानी कि इसको हम लोग एलिफैटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है। तो एली जो है कि एलिफैटिक से लिया गया, साइक्लिक जो है इसका अंग्रेजी जो है कि साइक्लिक लिखोगे तो यहाँ पर एली प्लस में साइक्लिक, यानी जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है इसका जो प्रॉपर्टी जो होगा एलिफैटिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड दोनों से मिलता जुलता होता है। दोनों से क्या होगा? मिलता जुलता रहेगा। यानी कि इस यौगिक का जो गुण है खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक और जो है कि चक्रीय यौगिकों के समान होता है, तो वैसे कंपाउंड को एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक। अब चले आओ एरोमेटिक। जो एरोमेटिक जो शब्द है यह ग्रीक शब्द एरोमा से बना हुआ है और एरोमा का अर्थ होता है सुगंध। एरोमा का अर्थ क्या हुआ? सुगंध। लेकिन प्रारंभ में
जिन पदार्थों में सुगंध पाया गया तो ऐसे पदार्थ को एरोमेटिक पदार्थ कहा गया। लेकिन बाद में रसायन शास्त्रियों ने देखा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसमें कार्बन परमाणु जो होता है इसका नंबर केवल 6 होता है। जैसे कि अभी देखा कि बंध श्रृंखला का निर्माण 3 भी हो सकता है, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा। तो जब कहता है कि जब बंध श्रृंखला के निर्माण में केवल 6 कार्बन एटम रहेगा, कितना रहेगा, केवल 6 कार्बन एटम हो, तब उसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे और इसको हम लोग जो है चक्रीय कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में देखा जाए कि क्या इसका जब एरोमेटिक में लिखोगे तो जो कार्बन एटम होता है इसमें क्या करता है कि आपका एकांतर द्विबंधन बनाता है। क्या बनाएगा, एकांतर द्विबंधन बनाता है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। बाकी सब पर आपका जानते हो कि कार्बन टेट्रा वैलेंसी को शो करेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन को डाल दिए। तो इसका नेचर होता है, एरोमेटिक कंपाउंड का नेचर है कि कार्बन जो एटम होगा, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन एटम की संख्या 1 2 3 4 5 6 होगा और ये कार्बन जो एटम है यह आपका एकांतर और जो है द्विबंधन बनाएगा, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में होता है। तो आप लोग को आज 3 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। ध्यान पूर्वक देखो, याद होगा, इस पर सब सब्जेक्ट का आपका मिलेगा। धन्यवाद।